आगमन की प्रतीक्षा में हमारे विद्यार्थी, हमारे माननीय अतिथिगण सभी हैं। आप सभी शांतिपूर्वक अपना स्थान ग्रहण कीजिए। हमारे सम्मानित अतिथिगण मंचस्थ हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ, हमारे उद्घाटन समारोह का प्रारंभ होने वाला है। पद्मश्री अशोक भगत जी, महामंडलेश्वर सतवा बाबा जी, प्रणाम करती हूं। हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण सभी मंच की ओर। पद्मश्री अशोक भगत जी मंच की ओर आ रहे हैं। वर्णानाम अर्थसंगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायकौ वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। नमस्कार। आनंद कानन काशी जो सर्व विद्या की राजधानी है, कबीर, तुलसी, संत रविदास, भगवान पार्श्वनाथ की नगरी है, जहां से सभी को आध्यात्मिक प्रकाश मिलता है, ऐसी ही पवित्र दिव्य भूमि मां गंगा और वरुणा का संगम भगवान आदिकेशव के समीप राजघाट में स्थित महान दार्शनिक जी कृष्णमूर्ति की तपोभूमि का नाम है वसंत महिला महाविद्यालय। ये महाविद्यालय कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के अंतर्गत कार्य कर रहा है। स्वाधीनता प्राप्ति के लिए श्री अच्युत पटवर्धन जैसे देशभक्तों ने संघर्ष किया। इसी फाउंडेशन से श्रीमती पुपुल जयकर, श्री इकबाल नारायण गुर्टू जैसी विभूतियां KFI से जुड़ी रही हैं। यहाँ की छात्राएं भारत के विभिन्न राज्यों से अध्ययन के लिए आती हैं। उनकी आंखों में देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना होती है। जी कृष्णमूर्ति ने भय मुक्त शिक्षा की बात कही है और इस महाविद्यालय की शिक्षा उन्हें अमृत संतान बनाती है। डरो मत, अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। इसी भाव से विद्यार्थी यहाँ पर ज्ञानार्थ प्रवेश लेते हैं और सेवार्थ प्रस्थान करते हैं। वसंत महिला महाविद्यालय के भूगोल विभाग एवं भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR के सहयोग से बिरसा मुंडा की विरासत, जनजातीय सशक्तिकरण
और राष्ट्रीय आंदोलन के उत्प्रेरक विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है और इसके उद्घाटन समारोह में हम सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से, जो हमारी सनातन संस्कृति का भाव है, दीप साक्षी होता है। तो मैं अपने मंचस्थ अतिथियों से निवेदन है मेरा कि वो दीप प्रज्वलन के लिए आ जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पद्मश्री अशोक भगत जी, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, हमारे प्राचार्य प्रोफेसर अलका सिंह जी, महाविद्यालय के प्रबंधक श्री एसएन दुबे जी और हमारी संगोष्ठी के संयोजक प्रोफेसर अंजना सिंह जी। दीपो ज्योतिर नमोस्तुते, जहां प्रकाश है वहां राष्ट्र प्रेम है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। और हमारा ये महाविद्यालय अपदीपो भव को जीता है, अर्थात अपना प्रकाश स्वयं बनो। इसी भाव से ये जागृत है महाविद्यालय। और मैंने भी कहा दीप साक्षी है, तो उसी साक्षी भाव में आज ये संगोष्ठी 2 दिवसीय प्रारंभ हो रही है। वो दीपक का प्रकाश जो हमें अज्ञानता से दूर करता है, प्रकाशित करता है। और इसीलिए भारतीय संस्कृति कहती है तमसो मां ज्योतिर्गमय। आप सभी करतल ध्वनि के साथ में आनंदायी क्षण, ये ऐतिहासिक क्षण अत दीपो भव। अब प्रस्तुत है हमारे महाविद्यालय का कुलगीत, जिसे लिखा है श्री एम.जी. कानिटकर ने, और इसके पश्चात भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में आदिवासी गीत प्रस्तुत किया जाएगा। कुलगीत जिसके बोल हैं नमो नमः वसंत देवी।
के लिए मैं अपने महाविद्यालय के संगीत विभाग को धन्यवाद देती हूँ। अब माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत हमारी प्राचार्य महोदया और हमारे महाविद्यालय के प्रबंधक श्री SN दुबे जी के द्वारा होगा। तुलसी का पौधा भेंट कर रही हैं हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी को प्राचार्य महोदया, और अंग वस्त्रम से स्वागत करेंगे हमारे प्रबंधक श्री SN दुबे जी। करतल ध्वनि से, ये करतल ध्वनि प्रसन्नता का रूप होती है, इसलिए आपकी तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। और अब हमारे इस संगोष्ठी के हमारे मुख्य वक्ता पद्मश्री श्री अशोक भगत जी का स्वागत इस संगोष्ठी की समन्वयक प्रोफेसर अंजना सिंह जी के द्वारा तुलसी के पौधे से, और हमारे महाविद्यालय के एओ त्रिकाल शर्मा जी अंग वस्त्रम से पद्मश्री अशोक भगत जी का स्वागत करेंगे। ये शुभ अवसर है भगवान बिरसा मुंडा को याद करने का, उनके बलिदान, उनकी स्मृति को कालजयी बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 15 नवंबर सन 2021 को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। और अब मैं स्वागत भाषण हेतु अपनी प्राचार्य आदरणीय प्रोफेसर अलका सिंह जी को सादर आमंत्रित कर रही हूं। हमारी तेजस्वी प्राचार्य के नेतृत्व में महाविद्यालय प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आप अंग्रेजी साहित्य की विदुषी और स्त्री साहित्य की विषय विशेषज्ञ हैं। मैं आदर के साथ अपनी प्राचार्य महोदया को आमंत्रित करती हूं। बसंत महिला महाविद्यालय के भूगोल विभाग द्वारा भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR के सहयोग से बिरसा मुंडा की विरासत, जनजातीय सशक्तिकरण और राष्ट्रीय आंदोलन के उत्प्रेरक विषय पर ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। यह अवसर हमारे महाविद्यालय के 112 वर्षों की उपलब्धियों का प्रतीक है। आज के इस उद्घाटन समारोह में हम माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के शुभ आगमन का कृष्णमूर्ति फाउंडेशन तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विशेष अधिकार के अंतर्गत संचालित बसंत महिला महाविद्यालय में हार्दिक स्वागत करते हैं। यह महाविद्यालय श्री जिद्दू कृष्णमूर्ति, डॉक्टर एनी बेसेंट एवं भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रेरणा और आदर्शों पर कार्यरत है। निसंदेह ये हमारे लिए अत्यंत गौरवपूर्ण एवं ऐतिहासिक क्षण है जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में इस महाविद्यालय में आए हैं। हम समस्त महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। संत सरल चित्त जगत हित, संतों का सरल हृदय समस्त जगत के कल्याण हेतु समर्पित होता है। आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके इस गोष्ठी की गरिमा को बढ़ाया है। आपकी गौरवमय उपस्थिति में यह संगोष्ठी अपने उद्देश्यों को सिद्ध की ओर अवश्य अग्रसर होगी। आपका बहुत बहुत आभार महाराज जी। कवि जवाहरलाल बांडीरा की पंक्तियां हैं, बिरसा जो तूने कर दिखाया वो कितना लोमहर्षक था, इज्जत और जन्मभूमि की खातिर अंग्रेजों को ललकारा था। हमारे बीच पद्मश्री श्री अशोक भगत जी की उपस्थिति हम सभी के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। अस्वस्थता के बावजूद उन्होंने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने की सहमति प्रदान की, जिसके लिए हम उनके प्रति विशेष आभार व्यक्त करते हैं और हृदय से स्वागत करते हैं। आपने आदिवासी क्षेत्रों में सेवा कार्यों के माध्यम से जो योगदान दिया है वह अत्यंत प्रशंसनीय है। तरना भगत आंदोलन तथा धरती रक्षा वाहिनी जैसे कार्यक्रमों में
के माध्यम से आप निरंतर समाज सेवा में संलग्न हैं। हम आपकी गरिमामय उपस्थिति का हार्दिक स्वागत करते हैं। मंच पे विराजमान माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, माननीय महापौर और माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत, सभी का महाविद्यालय की ओर से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम में पधारे अन्य सभी सम्मानीय अतिथियों का भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। आपकी उपस्थिति इस आयोजन का विशेष महत्व प्रदान करती है। कुछ पंक्तियां हैं। पर पीड़ा से छलक उठे मन, यह छलकन ही गंगा जल है। दुख हरने की हुलस उठे मन, यह हुलसन ही तुलसी दल है। वह हर रोज एक नया माहौल मंदिर सा बना देता है, हौसले को बढ़ाता है और नई उम्मीद देता है। हम वाराणसी जनपद के प्रशासन के समस्त अधिकारियों को अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद महोदया। बिरसा, तुम्हें कहीं से भी आना होगा, कहीं से भी आ मेरे बिरसा, लोग तेरी बाट जोहते। कवि की एक करुण पुकार है, भुजंग में शाम की ये पंक्तियां हैं। और अब मैं आमंत्रित करती हूं इस संगोष्ठी की संयोजक प्रोफेसर अंजना जी को विषय स्थापना हेतु। प्रोफेसर अंजना सिंह जी ने नई पीढ़ी के लिए, युवाओं को प्रेरणा देने के लिए इस संगोष्ठी का आयोजन किया है। प्रोफेसर अंजना सिंह। धन्यवाद दीदी। आदरणीय मुख्य अतिथि माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, सम्मानित की नोट व्याख्याता पद्मश्री अशोक भगत जी, प्रोफेसर अलका सिंह जी जो इस महाविद्यालय की कार्यक्रम की प्रणेता हैं, प्रबंधक, प्रबंध समिति मंच पर उपस्थित गणमान्य अतिथि और विभिन्न प्रांतों से पधारे विद्वान प्रतिभागीगण एवं सभागार में उपस्थित महाविद्यालय की समस्त शिक्षकों एवं छात्राएं, सादर अभिनंदन। ICSSR नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित 2 दिवसीय संगोष्ठी द लेगेसी ऑफ बिरसा मुंडा, ए कैटलिस्ट फॉर एम्पावरमेंट एंड नेशनल मूवमेंट, अर्थात बिरसा मुंडा की विरासत, आदिवासी सशक्तिकरण और राष्ट्रीय आंदोलन का उत्प्रेरक। हम छोटा नागपुर के वीर सपूत बिरसा मुंडा की विरासत का उत्सव मनाने और विश्लेषण करने हेतु एकत्रित हुए हैं। धरती आबा और भगवान के रूप में पूजित बिरसा ने उल गुलान आंदोलन और बिरसैट आस्था माध्यम से मुंडा, ओराव और खरिया समुदायों को औपनिवेशिक शोषण, भूमि हड़पने और मिशनरी धर्मांतरण के खिलाफ एकजुट किया था। उनकी बिरसैट आस्था ने शराबखोरी और अंधविश्वास का विरोध कर सरना पूजा को पुनर्जन्म दिया, जिसने आदिवासी संस्कृति में गौरव जागृत किया। उनकी पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि जो प्रकृति और आदिवासी जीवन के सामंजस्य को दर्शाती है, उनकी दूरदर्शिता को रेखांकित करती है। लोक कथाओं में उनकी चमत्कारी छवि ने उन्हें दैवीय बनाया। 25 वर्ष की आयु में शहादत ने उनकी पौराणिक छवि को अमर कर दिया। उनकी विरासत छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जनजातीय गौरव दिवस और पत्थलगड़ी जैसे आधुनिक आंदोलनों में जीवित है, जो वैश्विक स्वदेशी संघर्षों को प्रेरित करती है। संगोष्ठी में उद्घाटन सत्र के अतिरिक्त 3 तकनीकी सत्र जो बिरसा मुंडा के योगदान को स्वतंत्रता संग्राम और समकालीन सशक्तिकरण के संदर्भ में विश्लेषित करेंगी। समापन सत्र संगोष्ठी में प्रस्तुत किए विचारों को प्रस्तुत किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और पद्मश्री अशोक भगत जी के विचार इस चर्चा को समृद्ध करेंगे। ये वही आदिवासी समाज है जिसने राजकुमार राम को भगवान राम के रूप में स्थापित किया। आइए बिरसा की प्रेरणा से समावेशी भारत के निर्माण करें। धन्यवाद। हमारे बीच पद्मश्री अशोक भगत जी उपस्थित हैं। मैं आपको बीच वक्तव्य के लिए आमंत्रित कर रही हूं। आपका लोकप्रिय नाम बाबा जी है और आप झारखंड के आदिवासियों की सेवा के लिए आपने अपना जीवन समर्पित किया है। करतल ध्वनि के साथ उनकी सेवा को सम्मान देने के लिए
वो हमारी प्रेरणा है कि हम सभी के भीतर वो सेवा भाव जागृत रहे, हम भी अपने देश के लिए इस सेवा भावना के साथ कार्य कर सकें। बतौर मुख्य अतिथि हम सबके प्रेरणा स्रोत माननीय आदित्यनाथ जी, जो इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मंच पर बैठे सभी सुपरिचित मेरे मित्र जो मंत्रीगण हैं, जिनके परिवारों और बचपन से उनको मैं जानता हूं, विधायकगण, सभागार में भी उपस्थित कई साथी उपस्थित हैं जिनके साथ मैंने काम किया है। ये निमंत्रण जब मुझे मिला, हालांकि मुझे मेरे श्रेष्ठ जनों ने मना किया है कि प्रवास बंद करो, एक जगह से रहकर काम करो, लेकिन अंजना जी ने बार बार आग्रह किया और अंत में एक ट्रम्प कार्ड खेल लिया, सर मैं आपकी बेटी हूं, आजमगढ़ की ही हूं। अब इसके आगे मुझे झुकना पड़ा और यहाँ के प्रिंसिपल और प्राचार्य ने तो हथौड़ा चला दिया, कहा आप तो आ ही रहे हैं, बताइए व्यवस्था कैसे करनी है। और दूसरा सौभाग्य परम पूज्य महंत आदित्यनाथ जी के सानिध्य का था। एक बार प्रत्यक्ष भेंट हुई है केवल राष्ट्रपति भवन में। मैंने कहा कि मैं अशोक भगत गोरखपुर से ही हूं, कभी उसमें मिला हूं, उन्होंने कहा मैं जानता हूं। पूज्य महंत आदित्यनाथ के संसर्ग में काफी रहा। वो मेरे स्थान पर भी बिशुपुर गए हैं और बराबर विद्यार्थी परिषद के कालखंड में उनके साथ बातचीत होती रहती थी। जब महंत जी की कार्यशैली में देखता हूं तो मुझे एक उद्बोधन में उनका एक बात बराबर याद कर देता हूं, माथा पर ठनकता है। विद्यार्थी परिषद की एक प्रशिक्षण वर्ग, केदारनाथ सिंह जी बैठे हैं और सुधीर जी हैं, जगदीश सिंह सब जानते हैं। गोरखपुर में पहला प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया, मुश्किल से 20 विद्यार्थी मुझे मिले और उसके समापन पर मैंने महंत जी से आग्रह किया था कि आप आइएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा कितने तुम लोग हो? हमने कहा 20। यही आ जाओ, प्रसाद खिलाएंगे। और बाबा जी का, महंत जी का प्रसाद माने आप समझ लीजिए हम लोगों के लिए उस समय अमृत हुआ करता था। मिठाइयाँ और संक्रांति का पर्व पर जाना मानो आदत सी हो गई थी कि कुछ खाने को कमी है चले जाओ। उन्होंने एक बात कही थी, अब उसका प्रसंग है या भी नहीं है, देखो भाई तुम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हो, हम हिंदू महासभा के हैं। तुम लोगों के हम लोगों के कार्यशैली में अंतर यह है कि तुम लोग गुरिल्ला युद्ध लड़ते हो, हम सीधा वार करते हैं। हम सीधा वार करते हैं। और आज जब मैं महंत जी की कार्यशैली देखता हूं तो मुझे लगता है वो उनका आशीर्वाद मुझे मिला था, लेकिन जोगी जी से मिलना नहीं हुआ। तपती ज्वाला के सामने एक जंगल का वनवासी जो 44-46 साल से निकल के जंगलों में भटक रहा है आदिवासियों के बीच में, पहले तो आप उसका जोहार स्वीकार करें। जोहार, सब कोई को जोहार बोलते नहीं, जोहार जोहार, और सबको प्रणाम। अब इनकी इस ज्वाला के सामने कुछ बातें रखना, बिरसा मुंडा के बारे में रखना है, तो मुझे भी थोड़ा जान आ गई। वीर पुरुष बिरसा योद्धा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा आज एक प्रतीक बन के उभरे हैं दुनिया में, और इसमें दो राय नहीं है
के प्रतीक के रूप में को स्थापित करने का काम आज की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का। सशस्त्र कन्या महाविद्यालय बधाई का पात्र है कि आज बिरसा मुंडा की स्मृति में इकट्ठा होकर उनको याद कर रहा है, उन पर ध्यान कर रहा है। मित्रों, आदिवासी जीवन, आदिवासियों को समझना इस इलाके में एक साधना का काम है। कई बार तो भारत सरकार गलती कर रही थी। इस मौके पर मैं बताना चाहूंगा कि दलित और आदिवासी एक नहीं है। दलित की समस्या अलग है, उनका दलन हुआ है, उत्पीड़न हुआ है, लेकिन आदिवासी राजा रहा है। इसलिए पहली बार दिल्ली की सरकार ने 2 आयोग बनाए, जनजातीय आयोग अलग, अनुसूचित जनजाति आयोग अलग, और वो आदिवासियों को मान्यता अलग से दी। आदिवासी हमेशा राजा रहा है। आप जानते हो, मुगलों की सरकार ने केवल लूटा और टैक्स तक सीमित रखते थे, लेकिन अंग्रेजों ने बखूबी सर्वे कराकर एक इंच का उन्होंने अपना अधिकार जमीन पर जमाने की कोशिश की। 15 नवंबर 1875 को जन्मा बिरसा मुंडा लड़ाई शुरू किया। सबसे कहा, यह धरती जंगल हमारा है, पृथ्वी प्रकाश तक हमारा है, इस पर राज हम करेंगे, ये राज हमारा है। अंग्रेजों के समय ये नारा लगाया और अंग्रेजों की बंदूकों के सामने निहत्थे तीरंदाजों ने संघर्ष किया। ये कहने में संकोच नहीं करूंगा कि साहूकारी की भी शोषण था। अंग्रेजों ने जानबूझ करके आदिवासियों के जीवन में इंटरवेंशन किया, साहूकारों को बसाया और उनको अनेक तरह की प्रताड़ना हुई। और ईसाई मिशनरियों ने तो सरकार अंग्रेजी हुकूमत का भरपूर लाभ उठाया। एक तरफ उनके डंडे बरसते थे, दूसरी तरफ फादर मसीही जो है उनके दया का भाव दिखाते थे और धर्म का परिवर्तन कराते थे। हम लोग थोड़ा पीछे थे। हम लोग का मतलब भारत के लोग अभी आंदोलन से आगे बढ़ रहे थे, उसमें बिरसा ने उलगुलान किया। और उलगुलान साहब ये धरती की आबा का था, क्रांति। आज भी वहां लोग जब कई आंदोलन करते हैं तो कहते हैं हम उलगुलान कर रहे हैं। बदल दो, हटा दो मिशनरियों को, हटा दो अंग्रेजी हुकूमत को। और आदिवासी आंदोलन कभी राजनीतिक नहीं रहा है। केवल आदिवासी आंदोलन धर्म सुधार का भी हुआ करता था। उनके अंदर जो शराबबंदी है, अनेक और जो दुकुरीतियां हैं, उसके खिलाफ भी वो आंदोलन चला रहे थे। बिरसा मुंडा जनेऊ पहनते थे। अब आज विवाद हुआ, जानते हैं कि आदिवासियों के बारे में आज के तथाकथित वामपंथी जर्नलिस्ट, उनकी जो उन्होंने मार्केटिंग की, बड़े बड़े फोटो को छापकर विदेशों में जिन्होंने बेचा और खाया, उन्हें हमेशा अधलंगा भूखंगा कहते रहे, हमेशा दया का पात्र बनाते रहे। लेकिन जब मैं 84 में वहां गया और कहा कि ये दया के पात्र नहीं है, उनका स्वाभिमान जगाया। कौन कहता है कि आप दया के पात्र हो? बिरसा मुंडा ने वही किया था कि हम लड़ेंगे। और अंत में बिरसा मुंडा की जो लेगेसी, बिरसा मुंडा फिर बीमारी पहाड़ी पर अपने अनुयायियों को उन्होंने कहा, मारो तीर धनुष, ये गोली अंग्रेजों का पानी हो जाएगा। उसमें डुमारी पहाड़ी पर पैर रखकर जिसको कहते हैं,
वहां पर 300 उस समय की संख्या में आदिवासी मारे गए। इसका भी प्रकसन हुआ कि छोटा नागपुर का काश्तकारी अधिनियम CLT एक्ट लागू हुआ, जो आज तक भी उसको कोई छेड़छाड़ करता है तो आदिवासी नाराज जाते हैं। आदिवासी का जमीन, जंगल, पानी, यही उनकी मूल प्रकृति रही है। आप बताया तारा भगत आंदोलन, किसी ने कहा आदिवासी वेद नहीं मानते। एक जगह बहस हो रही थी, कई बार हमारे भाई भी कहते हैं कि वो, मैं गया काम करने तो उन्होंने कहा हम हिंदू नहीं हैं। मैंने कहा ईसाई तो नहीं हो? कहा नहीं। मुसलमान तो नहीं हो? नहीं, यही हिंदू है। अब आप कहो या न कहो, आप हिंदू हो, और वेद की ऋचाएं जहां लिखी गई हो, जिन पर वेद बना हो, वो वेद मानते हैं कि नहीं मानते हैं, बहस का विषय ही नहीं है। मित्रों, और संस्कृति मैंने जी के देखा है, हिंदू संस्कृति का, सनातन संस्कृति का मूल कहीं जिंदा है तो जंगलों में है, उनके पास है सहकारिता, आपसी समन्वय, भेदभाव। आज भी वहां भुखमरी नहीं रहती है। अखबार वाले भले छाप देते हो, कई बार बीमारी से भी कोई मरता कहता भूख से मर गए। एक अखबार ने एक बार छापा कि मेरा पत्रकार जानता था जो मर जाएगा, तो मैंने कहा किया क्या उसने? उसका धर्म नहीं बन रहा था कुछ करने का। अकाल पड़ा, बिरसा देवी आयते हैं, अकाल पड़ा बंगाल में। सुभाष चंद्र बोस ने उस समय कहा था कि अनाज के गोदामों को लूट लो, कोई भूखा नहीं मरना चाहिए, कोई भूखा न रहे। ये आदिवासी समाज बराबर इस पर लड़ता है, समाज में इकट्ठा होता है, सामाजिकता है। सांस्कृतिक जागरण का बिरसा मुंडा का आंदोलन एक सिंबल है, हिंदू सांस्कृतिक जागरण का सिंबल है। आदिवासियों को हीन भावना से देखना नहीं, उनके उच्च विचारों को समझना और ये मान के चलना। इस पर वाए है लोग शोधार्थी, उनसे मैं कहूंगा कि आदिवासियों के जीवन शैली को और वैदिक जीवन शैली को आप देखिएगा। मैं गया पहली बार जब 83 में, महाश्वेता का उपन्यास था जंगल के दावेदार, उसको पढ़ा। महाश्वेता जी वामपंथी थी, जितना उग्र हो सकता था लिखा था उन्होंने। गांव में गया, गांव में जब बात करने लगा तो उन्होंने कहा कि यह सरकार हमारी नहीं है, बिहार सरकार एक ऐसे का गवर्नमेंट है, हमारी सरकार तो चलेगी। समयाभाव है, मैं समझ रहा हूं, इशारा हो गया है। तो आदिवासियों ने पहला, मुख्यमंत्री जी को स्मरण होगा इनकी उपस्थिति में, हमने राष्ट्रपति भवन में कहा था महात्मा गांधी के पहले 1914 में ताना भगत आंदोलन चला था, सत्य अहिंसा का जज्बा ताना भगत ने चलाया। भारत के जीन में है सत्य अहिंसा, आदिवासी उसको पुरे हुए हैं। इस पर चर्चा करने की जरूरत है। आप सबने बुलाया, जोगी जी का आशीर्वाद मिला, आप सबका स्नेह मिला, धन्यवाद। आपकी सेवा को प्रणाम। साहित्य लगातार जल, जंगल, जमीन की समस्याओं को, उनकी पीड़ा को उठाता रहा है। मुझे याद आ रहा है उपन्यास ग्लोबल गांव के देवता, गगन घटा गहरानी और जंगल के दावेदार, जो महाश्वेता देवी जी ने लिखा। उसी तरह निर्मला पुतुल या हरिराम मीणा जैसे लेखक, कवि लगातार उनकी पीड़ा को हमारी नई पीढ़ी तक लाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको मैं नमन करती हूं। राष्ट्र प्रेम की भावना, मानव कल्याण, सभी के प्रति संवेदना, सबका कल्याण संत की चाहना है। और इसीलिए मोते संत अधिक करी लेखा, संतों ने सबकी रक्षा की है। संत गोरखनाथ ने अलख निरंजन के नाद से समाज को जगाया, चेताया और संसार को आनंद से भर दिया। हसीबा, बोलीबा, गाईबा गीत, दृढ़ कर राघे आप नाची।
मैं अपने शब्द पुष्प स्वागत में माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए अर्पित कर रही हूं। अनुरंजन हो, मन भावन हो, अनुभूति की दिव्य प्रतीत हो तुम, करुणा के निकेत, महोदधि ज्ञान के, प्रेम की मंजुल मूर्ति हो तुम, गुरुता की विलक्षण व्यंजना हो, स्वर शब्द ब्रह्म की शक्ति हो तुम, अनुरागियों की चित्त साधना हो, वसुधा की पवित्र विभूति हो तुम। आज हमारे बीच हमारी संगोष्ठी के मुख्य अतिथि गोरक्ष पीठाधीश्वर, हमारे तेजस्वी, यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। संतों की रहनी सहनी को जीने वाले, दिव्य चेतना, जिनको स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए, और अगर मैं कबीर को याद करूं, जिनको कछू न चाहिए वे शाहन के शाह। ये एक ऐतिहासिक क्षण है, शिवमय क्षण है। संत के बिना ये जगत कैसा होता है, जिसका मैंने अनुभव किया है, वो मैं जरूर व्यक्त करना चाहूंगी कि आग लगी आकाश में, भू पर गिरे अंगार, जो संत न होते जगत में जल जाता संसार। आपको सादर प्रणाम करती हूँ। आपके नेतृत्व में हमारा प्रदेश और उन्नति की ओर अग्रसर हो, ऐसी हमारे पूरे वसंत परिवार की कामना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ। राष्ट्रीय संगोष्ठी के मुख्य वक्ता के रूप में अभी जिनका सानिध्य महाविद्यालय परिवार को और यहां पर उपस्थित सभी महानुभावों को प्राप्त हुआ है, ऐसे वरिष्ठ समाजसेवी और पद्म पुरस्कार से सम्मानित श्री अशोक भगत जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, श्रम और सेवायोजन मंत्री श्री अनिल राजभर जी, प्रदेश सरकार में स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन मिनिस्टर श्री रविंद्र जायसवाल जी, आयुष मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, हमारे माननीय विधायकगण डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, डॉक्टर अवधेश सिंह जी, सुशील सिंह जी, श्री अंशराज विश्वकर्मा जी, धर्मेंद्र सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी, बसंत महिला महाविद्यालय के प्रबंधक शैसेन दुबे जी, प्राचार्य प्रोफेसर अलका सिंह जी और इस राष्ट्रीय संगोष्ठी की कन्वीनर प्रोफेसर अंजना सिंह जी, आज के इस संगोष्ठी के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पूज्य संतजन, अन्नपूर्णा मंदिर के पूज्य महंत स्वामी शंकरपुरी जी महाराज, जगतगुरु स्वामी श्री सतवा बाबा, संतोषाचार्य जी महाराज, महाविद्यालय के सभी सम्मानित यहाँ के आचार्यगण और महाविद्यालय के सभी उपस्थित छात्र छात्राएं, इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के विभिन्न टेक्निकल जो सेशंस होंगे उसमें अधिकारी वक्ता के रूप में उपस्थित सभी अन्य यहाँ के प्रतिनिधिगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले महाविद्यालय परिवार को
बिरसा मुंडा की इस विरासत को लेकर के इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और महाविद्यालय परिवार ने मुख्य वक्ता के रूप में भी जिनका चयन किया है वह उन लोगों के बीच में ही जिन्होंने अपने जीवन का एक लंबा कालखंड व्यतीत किया है, यानी जैसा नाम है वैसे ही काम भी है, तो स्वाभाविक रूप से वे उसके आधिकारिक वक्ता भी हैं और एक आधिकारिक वक्ता का वक्तव्य यहां पर कीनोट एड्रेस के रूप में आप सबको सुनने को मिला है। मैं इस अवसर पर अशोक भगत जी की उन सेवाओं के लिए उनका हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। आप ही की तरह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक कार्यकर्ता के रूप में, एक संगठन मंत्री के रूप में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में उन्होंने अपना जीवन जिया और फिर उन क्षेत्रों में जाकर के जो लोग अभाव से ग्रसित हैं, जिन तक सरकार नहीं पहुंच पाई थी, वहां पर साधन विहीन उन लोगों के बीच में जाकर के उन्होंने सेवा के जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आज उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है और यही कारण है कि उनकी सेवाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए ही भारत सरकार ने उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है और आज इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के मुख्य वक्ता के रूप में उन्होंने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में महाविद्यालय परिवार को और आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की है। ये सचमुच महाविद्यालय परिवार के लिए एक उस विरासत को एक नई जीवनी देना है, एक जीवंतता देना है, जिस विरासत को भगवान बिरसा मुंडा ने, धरती आबाद बिरसा मुंडा ने भारतवासियों के लिए छोड़ा है। महाविद्यालय के पास अपने आप एक विरासत है। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन इस महाविद्यालय के संचालन में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है, यानी भारत की आध्यात्मिक विरासत। श्रीमती एनी बेसेंट भारत के स्वाधीनता आंदोलन की एक ऐसा नाम जो आयरिश होते हुए भी जिन्होंने भारत के अंदर भारत की मूल परंपरा को किसी भी भारतीय से बढ़कर के सम्मान दिया और सम्मान देकर के उसे आगे बढ़ाने में योगदान दिया। महामना मदन मोहन मालवीय, जिनकी विरासत बीएचयू के रूप में हम सबके सामने है और देश के अंदर भारत की मूल परंपरा को आगे बढ़ाने की एक बहुत बड़ी विरासत वे हम सब के लिए छोड़ चुके हैं। स्वाभाविक रूप से महाविद्यालय अपनी इस विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, अत्यंत अभिनंदनीय है। और मैंने देखा है कि जब मैं महाविद्यालय परिसर में आया हूं तो परिसर का वातावरण देख करके कहते हैं ना कि जो जैसे दिखेगा वैसे ही बिकेगा। आपने पहला इंप्रेशन बाहर का बहुत शानदार बना के रखा हुआ, एक प्राकृतिक वातावरण के बीच में मां गंगा के सानिध्य में रह करके कितना आध्यात्मिक वातावरण महाविद्यालय परिवार का है। भारत की प्राचीन गुरुकुल की स्मृतियों को ताजा करता है। इन स्मृतियों को आगे बढ़ाते हुए इस राष्ट्रीय संगोष्ठी को का जो विषय भी रखा गया है कि बिरसा मुंडा की विरासत, जनजातीय गौरव, बिरसा मुंडा की विरासत, आदिवासी सशक्तिकरण और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उत्प्रेरक, यानी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। स्वाभाविक रूप से हम लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन का विषय अक्सर देश की वर्तमान आजादी को ही ध्यान में रख करके बनाया है,
लेकिन याद करिए, ये जनजातीय समाज ने कौन सा ऐसा कालखंड रहा है जब उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा न लिया हो? कौन सा ऐसा कालखंड रहा हो? मुझे लगता है जब भी इस देश के सामने, भारत की सनातन धर्म के सामने कोई चुनौती आई है, तो भारत का जनजातीय समाज अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के उसका मुकाबला करने के लिए खड़ा हुआ। अगर हम गिनाना शुरू कर देंगे, जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के लिए गए, 12 वर्ष उनके कुशलतापूर्वक संपन्न हुए और अंतिम वर्ष में जब वह चित्रकूट से पंचवटी की तरफ, दंडकारण्य की तरफ जाते जाते पंचवटी तक पहुंच गए और माता सीता का अपहरण हो जाता है, उस समय भगवान राम के साथ न अयोध्या की सेना थी न जनकपुर की सेना थी। और सेना थी तो भारत की इस जनजातीय समुदाय से जुड़ी भी वही लोग अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के उस समय की सबसे बड़ी ताकत से लड़ रहे थे। और वह भी कहां, जो भारत की शेष भूमि से योजन दूर, कई सौ योजन दूर श्रीलंका के बीच में वो युद्ध लड़ा गया था। याद करिए, भारत की जनता आज भी उस व्यवस्था को उसी गरिमा के साथ, उसी गौरव के साथ और उसी कृतज्ञता के भाव के साथ सम्मान देती है। भगवान कृष्ण के साथ उनके पूरे अभियान में कौन लोग थे? और दूर मत जाइए, मध्यकालीन भारत का इतिहास उठा करके देखिए। हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था। हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान जब महाराणा प्रताप को युद्ध के उपरांत जो परिणाम सामने आए थे, उन्हें जंगलों की तरफ प्रस्थान करना पड़ा। उस समय कौन लोग महाराणा प्रताप के साथ में थे? भील थे, मीना थे, वहां का जनजातीय समुदाय था। और महाराणा प्रताप को बचाने के लिए सेना के संगठन को पुनर्जीवित करने के लिए इन सब ने वहां पर उनका योगदान दिया। और परिणाम क्या था कि कुछ वर्षों तक महाराणा प्रताप को अरावली की जंगलों में इधर उधर भटकना पड़ा था, लेकिन फिर से अपनी सेना इकट्ठी करके उन्होंने उस समय अकबर के द्वारा जीते गए सभी दुर्ग और किले वापस लेकर के फिर से भारत के गौरव की स्थापना करने का काम उस कालखंड में किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ कौन लोग योगदान दे रहे थे? यही समुदाय दे रहा था, यही समुदाय दे रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस तत्परता के साथ उस कालखंड में उस समय के सबसे बर्बर और इतिहास के सबसे बर्बर शासक के खिलाफ लड़ रहे थे, उस समय उनका सहयोग करने के लिए भी जनजातीय समुदाय बढ़ चढ़ करके सामने आया था। और परिणाम यही था कि हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करने में छत्रपति शिवाजी महाराज को भी सफलता प्राप्त हुई थी। याद करिए, औरंगजेब के समय कोई कल्पना करेगा कि कोई हिंदवी साम्राज्य की स्थापना कर दे, लेकिन उन्होंने वह भी करने का काम किया था। यानी ये चीजें हमें हमेशा इस बात को हमारा ध्यान आकर्षित करती है कि जो समाज अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के भारत की विरासत की, भारत की धरोहर के संरक्षण के लिए कार्य करता रहा है, उसे कैसे हमने अपने आप से अलग करके भारत की परंपरा से काटने छांटने का प्रयास हुआ है। आप आज भी देख सकते हैं, ये किसी के साथ भी हो सकता है। अगर किसी परिवार में कोई 4 भाई हैं, 4 में से 2 भाई अच्छे
जगह में पहुंच गए हैं, वे शहरी जीवन यापन कर रहे हैं। दो भाई गांव में रह गए हैं, गांव में कनेक्टिविटी न हो, गांव में किसी प्रकार का कोई साधन न हो और विपन्नता में उनको रहने का अवसर मिल रहा हो। अगर 30 वर्ष 40 वर्ष के बाद वे आपस में कहीं मिलेंगे तो एक तो कोई बोलेगा नहीं कि चारों एक भाई है। उनकी शकल सूरत में, उनके रहन सहन में, उनके खान पान में, उनकी बोली भाषा में अंतर साफ दिखाई देगा। मैंने 25-30 वर्ष की बात की है और जहां सैकड़ों और हजारों वर्षों की एक गैप हो गया हो, वहां पे क्या स्थिति रही होगी, क्या स्थिति होगी। आज भी जनजातीय समुदाय जिन स्थितियों में रह रहा है और वहां पर साधन नहीं, वहां पर अन्य सुविधाएं नहीं, अपनी स्वयं की मेहनत से उन्होंने भारत की विरासत को किस रूप में संरक्षित किया। वेदों की पूजा हम करते हैं, लेकिन वेदों के व्यवहारिक स्वरूप को उन्होंने अंगीकार किया। आप याद करिए, हम माता भूमि और पुत्रोहम पृथिव्या की बात करते हैं, लेकिन हमें किसी अच्छे पेड़ को अपने स्वार्थ के लिए काटने में कोई संकोच नहीं होता। धरती माता के लिए अगर कहीं पे कोई तालाब बनाया गया होता है तो हम उसमें कूड़ा फेंकने में कोई संकोच नहीं करते, कोई संकोच नहीं करते। किसी तालाब की भूमि पर कब्जा करने में भी हम कोई संकोच नहीं करते। नदी के कैचमेंट एरिया में कब्जा करने में हमें संकोच नहीं होता, भले ही हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर व्यवहारिक रूप देखना है, धरती माता के प्रति इस दायित्व का निर्वहन अगर किसी ने किया है, प्रकृति की पूजा को अगर किसी ने महत्व दिया है, तो वह जनजातीय समुदाय ने दिया है और बड़ी प्रखरता के साथ किया है। बड़े प्रभावी तरीके से उन्होंने सम्मानित किया है। यानी वेदों को अपने जीवन में उन्होंने अंगीकार किया। और भारत में हमारी भारत के सनातन धर्म की परंपरा में कहीं नहीं लिखा है कि जो मंदिर जाएगा वही हिंदू है। कहीं नहीं लिखा है कि जो व्यक्ति पूजा करेगा वही मंदिर है। जो व्यक्ति अमुक ग्रंथ को मानेगा वही हिंदू है। जो मानेगा वह भी है, जो नहीं मानेगा वह भी है। हमने चारवाक को भी ऋषि माना है। हमने भगवान बुद्ध को भी अपना एक अवतार के रूप में सम्मान दिया है। हमारे यहां संकल्प लिया जाता है तो बुद्ध को हमने विष्णु के एक अवतार के रूप में मान्यता दी है। हमने जैन परंपरा को भी उतना ही सम्मान दिया है, भले ही कोई वेद को माने न माने। फिर प्रश्न जनजातीय समुदाय के लिए क्यों खड़ा होता है? जनजातीय समुदाय भारत का आदि समुदाय है, भारत की परंपरा में रसा बसा हुआ समुदाय है, जिसने भारत की सनातन परंपरा को सदैव एक नई मजबूती प्रदान की है। याद करना, वेदों की ऋचाएं किसी राजमहल के अंदर नहीं, किसी जंगल के नीचे, जैसे यहां पर आपने बाहर क्लासरूम का जो स्ट्रक्चर खड़ा किया है, इसी प्रकार के एक सुरम्य वातावरण में ये सभी लिखी गई हैं। और हमारा हर प्राचीन ग्रंथ अपने यहां एक पक्ष अरण्य कांड का भी रखता है। याद रखना, अरण्य जीवन भारत की परंपरा का, वैदिक परंपरा का हिस्सा रहा है। ये उस परंपरा का हिस्सा रहा, उसके इतर उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन हम लोगों ने जानबूझ करके एक शरारत के तहत कुछ पश्चिम से जुड़े हुए कुछ ऐसे लोगों ने हमारी परंपरा को कुंठित करने का काम किया, हमारी कलम को कुंद करने का काम किया। और परिणाम क्या है? हम लोगों ने अपने ही समुदाय को अपने आप से अलग किया। भारत की विरासत का सच्चा प्रतिनिधित्व करने वाले जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए इस संपूर्ण पक्ष को लेकर के जब भी भारत के अंदर आजादी के किसी आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने की बात रही है, तो जनजातीय समुदाय
उस मामले में सदैव अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के भारत के उस आंदोलन को, भारत की इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार किया है। कभी वो पीछे नहीं हटा, आगे रह करके किसी भी सुधारवादी कदम को लेकर के वह कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और आज भी ये कमी हमारी हो सकती है कि हम उन तक नहीं पहुंच पाए। ये कमी भारत की उन सरकारों की रही होगी जो लोग उन तक पहुंच करके उन लोगों तक शासन की सुविधाओं को पहुंच करके संवाद को नहीं बना पाए। उनके अंदर राष्ट्रीयता किस भाव के साथ जुड़ी हुई है, मैं उसको कुछ उदाहरण आपके सामने दूंगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये लगभग 739 द्वीप हैं जो भारत से काफी दूरी, भारत की शेष भूमि से काफी दूरी पर है। उसका अंतिम जो पॉइंट पड़ता है वो इंदिरा पॉइंट है। मुझे लगता है कि वहां से इंडोनेशिया की दूरी बहुत नजदीक पड़ती है। अलग अलग द्वीप हैं। उन द्वीपों में से केवल 39 ऐसे हैं जहां जीव जंतु रहते हैं और उनमें से भी 7 ऐसे हैं जहां पर मनुष्य रहते हैं। उसमें से एक द्वीप पे एक बार मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और उस द्वीप में केवल जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं। बाकी अन्य द्वीपों में भी हम लोग गए थे, तो अन्य द्वीपों में जब हम लोग गए थे तो वहां पे कोई हिंदी तो बोलता नहीं था, लेकिन हाँ, जो आपका पोर्ट विलियर है उसको छोड़ करके शेष अन्य में लोग बहुत कम बोलते थे। कोई बंगाली बोलता था, कोई तमिल बोलता था। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि जो जनजातीय बाहुल्य द्वीप है उनकी संख्या बहुत कम थी। 43 की संख्या उनकी मात्र थी उस समय जनजातीय समुदाय की, और उनकी एवरेज आयु वहां पे उस समय 45 वर्ष थी। 45 वर्ष से ज्यादा कोई वहां जीत नहीं रहा था। तो हम लोग उनके बीच में गए तो मैं देख के बहुचक था। भारत की शेष भूमि से लगभग 2000 किलोमीटर दूर और एक छोटा सा समुदाय उनका, यानी 43-44 लोगों का एक समुदाय, और विशुद्ध हिंदी बोल रहे थे, विशुद्ध हिंदी बोल रहे थे। ये अनुमान कर सकते हैं कि यह वे लोग हैं जो साधन से दूर, किसी भी व्यवस्था से दूर रह करके और वहां पर जीवन यापन कर रहे हैं। दूसरा, नेपाल का सीमावर्ती क्षेत्र, थारू जनजाति वहां पर रहती है। थारू जनजाति के लिए उनके बीच में पिछले 30 वर्ष से हमें काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, और वहां पर कार्य करने का जब अवसर प्राप्त हुआ तो 2008 की घटना है। भारत और नेपाल की सीमा में ये सभी थारू बाहुल्य गांव पड़ते हैं, थोड़ा महाराजगंज में, थोड़ा सिद्धार्थनगर में, बलरामपुर और श्रावस्ती में इनके 36 गांव पड़ते हैं, फिर लखीमपुर खीरी और थोड़ा बहुत पीलीभीत में। नेपाल के अंदर एक भीषण संघर्ष होता, उस समय खूनी संघर्ष चल रहा था। तो मैंने उस समय हिंदू जागरण मंच के एक पदाधिकारी को फोन किया। मैंने कहा, ये खूनी संघर्ष हो रहा है, ये किसका है, कौन लोग इसके पीछे? मुझे बताया गया कि साहब ये खूनी संघर्ष माओवादी और मधेसी के बीच में। मैंने कहा, माओवादी तो नेपाली जो वहां पे नक्सली हैं और नेपाली वे सब हैं, मधेसी कौन? पता लगा कि जो भारतीय मूल के लोग नेपाल की तराई में बसे हुए हैं वे मधेसी कहलाते हैं। तो मैंने कहा, भारतीय मूल से जुड़े हुए जो लोग नेपाल की तराई में हैं वे मधेसी हैं, और माओवादियों की तरफ से कौन लड़ रहा है? तो पता लगा कि थारू। तो मैंने कहा, थारू माओवादियों की तरफ से लड़ रहे हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि बलरामपुर में हम एक छात्रावास चला रहे थे और एक विद्यालय उन बच्चों के लिए चला रहे थे। तो क्या थारू समुदाय के यहां के लोग तो वहां से माओवादियों की ओर से तो नहीं लड़ रहे हैं? तो मैंने तत्काल वहां पे जो लोग व्यवस्था में लगे थे, मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा, ये सब क्या मामला है, थोड़ा मालूम करो, क्योंकि उसी से कुछ दूर, कुछ ही 12-15 किलोमीटर की दूरी पे ये सब खूनी संघर्ष चल रहा था। काफी लोग मरे थे उसमें। तो
वे गए, उन्होंने कहा नहीं ऐसा यहां नहीं, भारत के अंदर नहीं, ये नेपाल के अंदर हो रहा है। मैंने कहा नहीं, तो मैं भी जानता हूं नेपाल के अंदर है, लेकिन इसके पीछे कौन लोग हैं, और ये थारू है तो थारू माओवादियों की ओर से लड़ रहे हैं, तो कहां के थारू हैं? तो उन्होंने कहा ये नेपाल के लोग हैं। तो मैंने कहा ये जो भारत के थारू हैं, बलरामपुर, श्रावस्ती, उस समय जो सरकार थी प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। मैंने कहा देखिए भारत ये दोनों सरकारें इसका संज्ञान नहीं लेंगी, लेकिन हम लोगों को स्वयं सतर्क रहना होगा, कुछ हम तो करें। तो उन्होंने कहा क्या कर सकते हैं? तो इमलिया कोडर एक जगह है जहां नानाजी देशमुख ने, वहां पे एक छात्रावास उन्होंने बनाया था। ये नेपाल बॉर्डर से 5 किलोमीटर अंदर है, भारत के अंदर। तो मैंने कहा वहां एक सम्मेलन रखो इन सभी थारू समुदाय के लोगों का, मैं आता हूं। वहां पे सम्मेलन हुआ इमलिया कोडर में। जब मैं गया तो थारू समुदाय के लोग पहले मुझे लेके गए। उन्होंने कहा साहब आप हमारे जो देवता हैं उनका पहले सम्मान करेंगे। तो मैंने कहा चलो, मैं तो इसीलिए आया हूं। तो उन्होंने किसको राह रखा था? अश्वारोही महाराणा प्रताप की मूर्ति। तो मैंने कहा भी ये मूर्ति तो महाराणा प्रताप के दिखती है। उन्होंने कहा हां यही तो है हमारे हीरो। मैंने कहा महाराणा प्रताप राजस्थान में पैदा हुए, मेवाड़ राजस्थान में, आप लोग भारत नेपाल की तराई में हैं। कहा देखो साहब हमारे जो पूर्वज रहे होंगे ये हल्दी घाटी के युद्ध के बाद पलायन किए होंगे और हम उसी की विरासत हैं, इसलिए महाराणा प्रताप को अपना हीरो मान करके हम लोगों ने उनकी मूर्ति लगाई हुई है। तो मेरे लिए एक आश्चर्य, मैंने कहा भी महाराणा प्रताप की मूर्ति आपने लगाई है तो फिर नेपाल के अंदर माओवादियों की ओर से कौन लड़ रहा? उन्होंने कहा साहब वो सब भटके हुए लोग हैं, हम उनके साथ क्यों जाएंगे? हमारे लिए तो देखो नानाजी देशमुख की संस्था और मंदिर के द्वारा जो हॉस्टल और विद्यालय चल रहा है, जब ये हमारे बच्चों के लिए काम कर रहा है तो हम माओवादियों के साथ क्यों खड़े होंगे? देखो कृतज्ञता का भाव। हमने तो एक हॉस्टल खोला था, उनके रहने खाने की व्यवस्था की, और एक विद्यालय खोल दिया। वे उतने से प्रफुल्लित थे, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वे लोग उस व्यवस्था के साथ जुड़ रहे हैं। सरकारें अगर उन तक पहुंचती तो और भी अच्छा परिणाम आ सकता था। और वही कार्य जहां तक आजादी के बाद की सरकारें नहीं पहुंच पाई, छोटा नागपुर जैसे क्षेत्र में, झारखंड के उन क्षेत्रों में जाकर के अशोक भगत जी कर रहे हैं। उन क्षेत्रों में जो काम सरकार को करना चाहिए था, अपना पूरा जीवन उनकी सेवा के लिए समर्पित करके उस क्षेत्र में वह काम इन्होंने किया है। कहने का मतलब हमारा संवाद जहां बाधित होगा वहां संघर्ष की स्थिति पैदा होगी, और वही संघर्ष हम लोगों को कभी कभी देखने को मिलता है। याद करना कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2021 में 15 नवंबर की तिथि को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने के लिए जो प्रेरणा दी, उसके पीछे का भाव यही है, एक संवाद हो, एक डायलॉग हो हमारे स्तर पर, हम भी जाएं उनके बीच, हम जनजातीय समुदाय के लोगों को बुलाएं अपने बीच, वे आकर के देखें इन कार्यक्रमों को और उनके मन में भी एक नई प्रतिस्पर्धा का भाव पैदा हो। और इसी भाव को आगे बढ़ाने के लिए जब प्रदेश में हमारी सरकार आई तो हम लोगों ने कहा जितनी सुविधाएं इनको मिलनी ही चाहिए, लेकिन इन्हें सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने का एक दायित्व हमें उठाना चाहिए। यानी इनको हर प्रकार की सुविधाओं से पूरी तरह युक्त करने का काम होना चाहिए। जहां इनके गांव को राजस्व गांव का दर्जा नहीं मिला है, हम उन्हें राजस्व गांव का दर्जा दें। आप आश्चर्य करेंगे, 1947 से लेकर 2017 तक दर्जनों ऐसे गांव थे जहां लोग तो रह रहे थे लेकिन उनको वोटिंग राइट नहीं थी, उनको राशन कार्ड नहीं मिलता था, उनको पेंशन की सुविधा नहीं मिलती थी, उन्हें कोई भी अन्य सुविधा नहीं मिलती थी, पेयजल के लिए तालाब का पानी पीते थे। हम लोग आए, हम लोगों ने कहा नहीं, पहले इनके राशन कार्ड बनाओ, इनको जमीन के पट्टे स्वीकृत कराओ, इनके लिए आवास की स्कीम लागू करो। पूरे गांव के गांव में, कोई उन गांवों में पहले पक्का मकान नहीं बना सकता, झोपड़ी में रहता था,
वन विभाग के लोग और पुलिस के लोग वहां जाके शोषण करते थे, पैसे वसूली करते थे। आज मुझे प्रसन्नता है कि डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उन्हें सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचा करके मकान सबके लिए अनिवार्य, जमीन के पट्टे सबके लिए अनिवार्य, पेंशन की सुविधा पात्रता के अनुसार सबके लिए अनिवार्य, ये सभी सुविधाओं से इन्हें युक्त करने का काम किया। आपके सोनभद्र में, मिर्जापुर में, चंदौली में गौड़ जाति हो, बुक्सा हो, चेरो हो, जितने भी ये जनजातियां हैं, इन सभी को हम लोगों ने इन सभी सुविधाओं से आच्छादित करने का काम किया। नेपाल की तराई में आपके मुसहर है, आपका थारू है, बुंदेलखंड में सहरिया है, बिजनौर में बुक्सा है, इन सबको हम लोगों ने उन योजनाओं से पूरी तरह सिचुएट करने का काम किया और उन कार्यक्रमों के साथ चल रहे हैं। साथ साथ मुझे एक बात और याद आई, जब इन योजनाओं के साथ हम जोड़ रहे थे तो हम लोगों ने कहा कि भाई देखो, भगवान राम जब महर्षि भारद्वाज की प्रेरणा से और महर्षि वाल्मीकि के मार्गदर्शन में जब वनवास के कालखंड में रहने के लिए चित्रकूट गए थे, तो चित्रकूट में उनका स्वागत सबसे पहले किया था वहां के कोल ने। तो मैंने कहा कम से कम भगवान राम के नाम पर हम लोग काम करते हैं, तो भगवान राम की इस विरासत को कोल जाति को भी हम पूरी तरह से सिचुएट करें। और अब मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कोल जाति को प्रयागराज, चित्रकूट, मिर्जापुर, इन सब को भी हम लोगों ने वहां पे सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने का काम वहां पर किया है। कहने का मतलब यह है, संवाद आज की आवश्यकता है और प्रधानमंत्री जी ने उस संवाद को आगे बढ़ाया। भगवान बिरसा मुंडा की एक विरासत देकर के अल्पायु में धरती माता के प्रति और गुलामी की बेड़ी को तोड़ने के लिए कैसे संघर्ष किया जाता है, इसकी प्रतीक हैं भगवान बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा के प्रति उस कृतज्ञता का भाव को व्यक्त करने के लिए जनजातीय गौरव दिवस पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर आज जनजातीय समाज के मन में एक नए विश्वास को बहाल करने के कार्यक्रम का हिस्सा है। एक तरफ यह अपने उस समाज से जो मूल समाज है हमारा, हमारे साथ जुड़ा हुआ है, भारत की परंपरा और विरासत के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ रह करके काम करता है, और समाज के साथ हमारे संवाद के कार्यक्रम को जोड़ने का एक माध्यम जो है, एक तरफ इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक भाव सरकार की ओर से विनम्र किया गया प्रयास है। दूसरा है कि हमारी जो चुनौती है, याद करना, जो लोग उनके बीच में उन्हें समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग करने का काम करते थे, ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं। आप देख रहे होंगे इन सबके इन कारनामों को, इनके वे कारनामे जो फेक अकाउंट बनाते हैं सोशल मीडिया में और फिर उसके बाद जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करते हैं, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का काम करते हैं। ये वही लोग हैं। मैं देख के ताज्जुब कर रहा था, अभी 3 वर्ष पहले की एक घटना है, एक जगह एक आगजनी की घटना घटित हुई। तो मैंने कहा यार देखो, ये आगजनी की घटना दिखाती है, इसकी प्रकृति दिखाती है कि इस समुदाय ने नहीं किया होगा, पुलिस वहां कार्रवाई करे। मैंने कहा देखो कार्रवाई थोड़ा रोको, देखो मैं बताता हूं अभी। मैंने कहा उसके पूरे वीडियो फुटेज निकालो। तो आप आश्चर्य करेंगे कि आगजनी करने वाला एक व्यक्ति, वह केसरिया गमछा बांधा हुआ है, लेकिन आगजनी करते समय अचानक उसका गमछा निकला, आगजनी करते करते उसके मुंह से निकल पड़ा या अल्लाह।